नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी कड़ी में आज एक प्यारा पॉइंट जिसका नाम है श्रम की महिमा, और इनको लिखने वाले कौन है तो आंसर आता है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना श्रम की महिमा। इस टाइटल के अंतर्गत जिस फोटो को दिखाया गया है, इस इमेज से हम हमारे कॉन्सेप्ट को बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात जो है हमें कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट को इससे बनाना है, इससे बिल्डअप करना है। सामान्यतः यहाँ पर ये कहा जाता है कि श्रम का महत्व है। आप भी अपनी लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, लेकिन 90% सफलता मिलेगी आपको आपके परिश्रम से। उस परिश्रम में से परि हटा दो तो बचा श्रम और श्रम की महिमा। इट मीन्स यहाँ पर इसका गुणगान है तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है कि यस, 90% यहाँ पर आपके पास जब भी कोई आदमी अगर सफल होता है तो उसके पीछे उसके परिश्रम का बेनिफिट उसको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस पार्ट में यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र साहब ने श्रम की महिमा के संदर्भ में यही बात बताया है और गांधी जी का एग्जाम्पल भी लिया, और उन्होंने यहाँ तक बताने का प्रयास किया कि गांधी जी जो है सारे काम खुद ही करते थे। इसका मतलब है कि अगर हमारा काम है तो हमको उसमें करना चाहिए। और एक बड़ी बात और शानदार बात इन्होंने यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा ये बताई गई कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, और ज़िंदगी में जब हम काम करने के लिए रेडी होते हैं, तुम्हारी हमारी दिक्कत यही है कि अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी दिन से तुम्हारा जो है डिग्रेडेशन चालू हो जाता है और तुम्हारे जो है खाने के लाले पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर बैठ करके काम अगर कर रहा हो, 5 स्टार होटल में बैठ करके अगर काम कर रहा हो, एक अगर खेत में वहाँ पर खेती किसानी का काम कर रहा हो, तो ऐसा नहीं कि जो 5 स्टार होटल में बैठ करके अपना जो काम कर रहा है वो यहाँ पर बड़ा हो गया और वो व्यक्ति छोटा हो गया जो आम तौर पर यहाँ पर खेती किसानी कर रहा है। इसलिए हर किसी लेवल पर, हर किसी स्थान पर श्रम का अपना एक महत्व होता है और उस महत्व को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा यहाँ पर इसी प्रकार से बताया है। इसमें अपन यहाँ पर देखेंगे आगे, है ना। चलते हैं इसमें आगे। सबसे पहले इनका जन्म की बात आती है तो होशंगाबाद जिले के टिकरिया गांव में 1913 में इनका जन्म है। कहां पर आंसर आता है होशंगाबाद जिले का टिकरिया गांव। आप लोगों से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि बेसिकली ऐसे साहित्यकार, ऐसे लेखक, ऐसे कवि जिनका संबंध कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की भूमि से, धरातल से रहा है, इनके यदि अगर आप जन्म स्थान याद कर ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाहर वाले हैं याद हो रहे हैं, ठीक है, पर इनके कम से कम अपने को याद करना है कि होशंगाबाद का भी पर्टिकुलर स्थान कौन सा, और हो सके तो इनका जन्म वर्ष भी याद कर लें। देहांत वाली बात को अपनी जगह रहने दें, है ना। तो यहाँ पर इनका जन्म आता है वो है 1913, और कहाँ पर तो आंसर है होशंगाबाद जिला। कौन सा गांव तो टिकरिया गांव। अब इनमें सबसे बड़ा एक पॉइंट आपके पास ये है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र साहब हैं, जिन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के रचनाएं लिखी हैं, अर्थात ये जो है गांधी जी से प्रभावित है। देखो जन्म वर्ष है 1913, और अगर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो मान करके चलिए कि गांधी जी से इनका संपर्क हुआ होगा, आंसर है यस, या गांधी जी की विचारधारा इनके ऊपर आई होगी, आंसर है यस। पूरी तरह से प्रभावित है। इनकी अधिकांश कविताएं बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में है, मतलब इन्होंने भाषा में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल खेला नहीं खेला। इन्होंने यहाँ पर सिंपल बात में जो सिंपल बातें बतानी है, सरलता से, सहजता से, स्वाभाविकता के साथ वो पाठकों को जो है यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ये इनका एक परिचय है। इसके अलावा फिर यहाँ से बात आती है कि इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न ममम, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी आदि हैं। एक प्रश्न आपके पास यहाँ से जब अगर बाहर निकलें तो ये प्रश्न आ सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, नहीं है, तब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जाएगा।
फिर यहाँ से प्रमुख के सम्मान साहित्य अकादमी, ये अपने को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जोन का एक अपने पास प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, एक तो कब, तो आंसर है 1972 में, और कौन सी रचना के लिए, तो आंसर आता है यहाँ, वो है बुनी हुई रस्सी के लिए। ये स्पेशल फोकस वाला प्रश्न है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी इन्हें मिला है 1983 में, और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी जो है इनको कहीं ना कहीं नवाजा जा चुका है। ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं इसमें, यहाँ से ये जो अपना अगला जो पॉइंट है, मेन जो पार्ट है, श्रम की महिमा मुख्य बिंदु। श्रम की महिमा मुख्य बिंदु से रिलेटेड बातें। सबसे पहले परिश्रम का महत्व। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी बताते हैं कि परिश्रम और साधना का फल अवश्य मिलता है। जैसे हमारा भी एक लाइन चलता है कि एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा कि आपने अपने आप को कितना उसमें वहाँ पर झोंका है। कोई भी कार्य छोटा है बड़ा नहीं होता, इसकी गांठ बांध लीजिए। आप काम करिए जिसकी वजह से आपको शर्म आती है कि बेसिकली मैं काम जो कर रहा हूँ वो छोटा है। आपको 500 रुपये की आवश्यकता पड़ रही है, आप किसी के पास 500 रुपये मांगने के लिए चले जाइए, वो मना कर देगा। तब यहाँ पर जिसकी वजह से तुमको यहाँ पर वो काम छोटा लग रहा था कि ये मेरे काम को छोटा बताएगा, क्या वो तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ा है, तो आंसर आता है नहीं। तो फिर किस बात की यहाँ पर आपको ये शर्म आती है श्रम करने में कि ये काम छोटा है और ये बड़ा है? ऐसा जो है अपने को कभी सोचना नहीं है। हर काम की अपनी महत्ता होती है। कोई भी कार्य ऊंचा, कोई भी नीचा, कोई भी छोटा, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। श्रम से दूरी गलत। शानदार बात बताई उन्होंने, कहा श्रम से दूरी गलत। आधुनिक युग में लोग हाथ से काम करने की आदत छोड़ देते हैं जो उचित नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर अपने आप को, अपना काम तो जहाँ तक हो सके खुद ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी श्रम से दूरी बनाएगा कहीं ना कहीं भूखे मरते हुए दिखाई देगा। ये भी जो है चरितार्थ होता है। फिर आगे गीता का कर्म का सिद्धांत। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है। गांधी जी का उदाहरण, महात्मा गांधी स्वयं श्रम को महत्व देते थे और वे अपने स्वयं कार्य, चाहे गेहूं में से कंकड़ बीनना हो तो खुद बीनेंगे, यदि सूत काटना हो तो खुद काटेंगे, यदि बर्तन धोना है तो खुद करेंगे अपना काम। तो महात्मा गांधी स्वयं श्रम को महत्व देते हैं और अपने सारे ही काम स्वयं ही करते हैं। स्वावलंबन और श्रम करने से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान बढ़ता है। ये इस पाठ का मुख्य जिस्ट है ना। अब इस पर आधारित जब अगर अपन आगे की तरफ देखेंगे तो ये 2 लाइन के बाद क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। ईश्वर तुल्य श्रम, मतलब यहाँ पर जो श्रम की महिमा है, श्रम की महिमा जो है ईश्वर की महिमा के बराबर कहीं न कहीं बताने का प्रयास किया है। तो श्रम भी ईश्वर की तरह पूजनीय है, इससे व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। उन्होंने कहा कि श्रम भी ईश्वर की तरफ, जिस प्रकार से आप ईश्वर को पूजते हो, भगवान को पूजते हो, उसी प्रकार से श्रम को भी आपको पूजना चाहिए और इससे आपका जो खुद का जीवन होगा वो सार्थक बनेगा। निष्कर्ष, हमें श्रम से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि इसे अपना करके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस पार्ट में यहाँ पर बताया गया है। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे पहले यहाँ पर जो कविता है इस पे भी अगर आधारित 1-8 मिनट की है, बाई चांस लगता है कोई प्रश्न आ जाए तो यहाँ देख लेते हैं। इसमें आया, इसमें कागज पर लिखते हो वह सड़क झाड़ता है। अब यहाँ पर देखो, उसने कहा कि तुम कागज पर लिखते हो और वह सड़क झाड़ता है। तो सड़क झाड़ने वाले का काम कैसा हो गया? तो आपकी नज़रों में इसका काम छोटा हो गया और ये जो कागज पर लिखने वाला है इसका काम कैसा हो गया? तो आंसर आएगा इसका काम बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या महत्व है? क्या सड़क झाड़ने वाले का महत्व नहीं है? तुम व्यापारी व धरती में बीज गाड़ता है। तुम व्यापार करते हो, तुम इधर से लेकर के उधर वस्तुओं को बेचने का काम करते हो, तो ये बड़ा हो गया और ये क्या छोटा है? तो यहाँ पर क्या इसके श्रम का कोई महत्व नहीं है? वह धरती में बीज गाड़ता है, वह इट मीन्स यहाँ पर कौन? तो आंसर आता है किसान। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। तो क्या घड़ी बनाने वाला जो है वो बड़ा आदमी हो गया और चप्पल बनाने वाला क्या छोटा हो गया? इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल है? मतलब इसमें आप किस प्रकार से ये कहते हो कि ये जो है आदमी यहाँ पर बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। इसमें यहाँ पर आप किस बात का क्योंकि क्या जो छोटे काम कर रहे हैं वो आपकी नज़रों में छोटे हैं, लेकिन क्या वो श्रम नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी श्रम की महिमा का गुणगान उसमें वहाँ पर नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ से आगे। सूत काटते थे गांधी जी, सूत काटते थे गांधी जी। अब ये प्रश्न यहाँ से सीधा बन गया कि श्रम की महिमा में
श्रम की महिमा में किसको भवानी प्रसाद मिश्र ने सूत काटते हुए बताया है? तो आंसर आएगा गांधी जी। कपड़ा बुनते थे और कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। मतलब जिस प्रकार से कपास को जुलाहे जो है बुनकर धुनते थे, उसी प्रकार से गांधी जी भी धुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर। कौन? आंसर है गांधी जी। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। तो इसका मतलब है कि गांधी जी अगर चक्की पीसने का काम कर रहे हैं, कंकर बीन रहे हैं, जुलाहों के समान कपास को यहाँ पर धुन रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, सूत काट रहे हैं, तो क्या गांधी जी यहाँ पर इस प्रकार काम करने के बाद में क्या गांधी जी छोटे हो रहे हैं? आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पीसते थे, जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था। यहाँ तक कि जो पुस्तक होती है, उस पुस्तक की जो बाइंडिंग के बाद भी दिखाई देती है, उनको भी ये काम भी उनको वहाँ पर खुद आता था। और आश्रम के जितने काम थे वो आश्रम में ही वहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। फिर यहाँ से आगे की तरफ भंगी काम सफाई से, मतलब शौचालय का काम सफाई से। इट मीन्स अगर हमारे घर में यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो क्या उसके साफ सफाई के लिए किसी और को ढूंढेंगे? अपना काम है ना, खुद करो। किस बात की यहाँ पर क्यों आपको वो काम छोटा लग रहा है? भंगी काम सफाई से, इट मीन्स शौचालय का काम सफाई से नित करना भाता था। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लेखे पूजा के समान श्रम था, कि गांधी जी ने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा था कि ये पूजा के समान यहाँ पर श्रम था। फिर आगे, एक बार उत्साहग्रस्त कोई वकील साहब जब मैं पहुंचे मिलने, बापूजी पीस रहे थे तब। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन गया आपके पास कि गांधी जी से उत्साहवश कौन मिलने के लिए आता है? तो आंसर यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि वकील है कि डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि मास्टर है। तो इस श्रम की महिमा कविता के संदर्भ में अपने को आंसर देना पड़ेगा कि ये वकील साहब हैं। प्रश्न आ सकता है, जब पहुंचे मिलने बापूजी पीस रहे थे तब। अब यहाँ पर यह है कि क्या जब गांधी जी इस प्रकार का वहाँ पर पीसने का काम कर रहे थे, तो इट मीन्स यहाँ पर वकील साहब को ये लगने लगेगा कि क्या ये छोटा काम करो, लगने लगे तो 50 बार लगे। यहाँ पर इस बात को इसमें बिल्कुल फोकस इसमें किया गया है। बापूजी ने कहा बैठिए, पीसेंगे मिलकर। जब वे झिझके, गांधी जी ने कहा और खिलकर। मतलब यहाँ पर उनसे कहा कि चलो मिल करके जो है अब पिसने का यहाँ पर काम करते हैं। तब जो है वो झिझक जाते हैं और फिर गांधी जी यहाँ पर खिलखिला करके कहते हैं कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वही है ना। फिर लास्ट पंक्तियाँ, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई। बैठ गए वे दबसट में पर अक्ल नहीं आई। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कि जब अगर आप अपने काम के प्रति भी और अगर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो, आप खुद स्वावलंबन नहीं हो, आत्मलंबन नहीं है, आलंबन अगर आप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन जो है वो आप बैठते हुए दिखाई दोगे, दबते हुए दिखाई दोगे और आपके ऊपर बहुत सारे लोग निकलते हुए दिखाई देंगे। चलते हैं यहाँ से अब इनसे रिलेटेड जो प्रश्न मुख्य क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी होशंगाबाद और डी ग्वालियर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर। जल्दी से आंसर दीजिए। अभी इनके जब मिक्सिंग वाले सेशन चलेंगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि फिर भवानी प्रसाद मिश्र को होशंगाबाद ले जाते हैं या और किसी जिले में ले जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं, इसका आंसर है आपके पास होशंगाबाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1920 में, बी 1913 में, सी 1935 में, डी 1890 में। क्या होगा इसका आंसर? ए 1920, बी 1913, सी 1935, डी 1890। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है वो है 1913। 1913 में उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही जवाब, है ना। आपके आंसर को बताने के लिए यहाँ पर सिंबल भी आ गया है कि आप सही बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भवानी प्रसाद मिश्र किस विचारधारा से प्रभावित थे? क्या वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, या समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, या फिर यहाँ पर नाम आता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे? क्या उत्तर लोगे? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जाएगा वो है यहाँ पर कि गांधी जी की
विचारधारा से प्रभावित थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली कैसी थी? ए कठिन और दार्शनिक, बी व्यवहारिक और बोलचाल की, सी अत्यधिक शास्त्रीय, डी अंग्रेजी मिश्रित। बिल्कुल सही जवाब, व्यवहारिक और बोलचाल। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लो। मुझे लगता है कि यदि अगर आप यहाँ थोड़े से समझदार हैं तो लगभग सभी की भाषा में जब हम यहाँ पर भूलने लगे, स्पेशल सेंस में अगर हमको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा हो, तो ये जो सरल है, जो सहज है, व्यवहारिक है, बोलचाल वाली है, ये इस प्रकार की जब सेंटेंस के साथ अगर आता है तो आप अपनी बात को यहाँ पर इसमें लेने का प्रयास किया करें, उसमें उस उत्तर को चुनने का प्रयास कर लेना बाकी के सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में भी। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बात यदि अगर अपनी लिख करके बताना चाहता है और यदि उन्होंने दुरूह, कठिन, जटिल भाषा में अगर लिख दिया तो मान करके चलिए कि बहुत सारे लोगों तक समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस प्रकार के पॉइंट अगर आपको सुनने को मिलते हैं तो फिर इसका एक कॉमन आंसर भी अपने माइंड में दौड़ते रहना चाहिए कि हाँ लगभग जो कहीं ना कहीं सारे तो ठीक है, पर 80-90% की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सरल, सहज, व्यवहारिक या बोलचाल की भाषा में ही अपनी बात को कहने का दमखम रखते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? ए गीत फरोश, बी बुनी हुई रस्सी, सी सतपुड़ा के जंगल और डी खुशबू के शिलालेख। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आएगा आपके पास बिल्कुल बुनी हुई रस्सी, है ना। थोड़ा सा ऐसा यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, ब और ब के बाद आपके पास यहाँ पर भ बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ए 1972 में, बी 1983 में, सी 1965 और डी 1950। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी, बिल्कुल इसका आंसर होगा वो है आपके पास यहाँ पर 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? ए सतपुड़ा के जंगल, बी ईदम न ममम, सी कामायनी और डी चकित है दुख। अब देखो, जैसे मान लो कभी कभी अपने पास ये वाले उत्तर इस प्रकार के इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमको पहले से इस प्रकार के ऑप्शन याद हैं। इसलिए जीवन के पड़ाव पर आप ये बात ध्यान रखिए कि सारे सही प्रश्न का सही उत्तर आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो गलत उत्तर आता है वो आपको पता होता है कि वो किसका है। इसके बिहाव पर भी आपको उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप ये टेक्निक अपना लेते हैं तो आपका काम और टास्क होता हुआ दिखाई देगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर उसमें क्या था? कामायनी, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र को किस सरकारी सम्मान से अलंकृत किया गया था? पद्मश्री, ए बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न और डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है इसका उत्तर? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न, सी जो है भारत रत्न और डी जो है वो है अपने पास ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है? वो है पद्मश्री। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम की महिमा कविता का प्रमुख संदेश क्या है? ए श्रम का महत्व और गरिमा, धन संग्रह का महत्व, विज्ञान की उपयोगिता, राजनीति की व्याख्या, किसी प्रकार से कोई यहाँ पर संपर्क इनसे नहीं है। जो प्रश्न है उसके हिसाब से जो इसका आंसर यहाँ पर जाएगा वो क्या है? तो आंसर है इसमें यहाँ पर श्रम की महिमा और गरिमा। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में कौन सा प्रमुख गुण पाया जाता है? ए वो कठोर शब्दावली में लिखना चाहते हैं क्या? वे व्यंग्यात्मक और कटाक्ष बातें करते हैं क्या? वे सरलता से, स्वाभाविकता के साथ और माधुर्य गुण, इट मीन्स यहाँ पर मधुरता ही जिसका भाव हो, और डी केवल धार्मिक भावनाएं। तो आपने यहाँ पर देखा है, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आप सभी का इसमें है सरल, स्वाभाविकता और माधुर्य की बातें इनमें आती भी दिखाई देगी। तो आंसर क्या जाएगा? तो ये है आपके पास इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धरती में बीज बोता है, मतलब प्रश्न ऐसा आएगा कि श्रम की महिमा कविता के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा धरती में बीज बोता है से क्या आशा है या कौन इसका उत्तर जाएगा? तो क्या इसका आंसर वहां पर लोहार? नहीं, इसका काम तो लोहे से संबंधित है,
क्या इसका उत्तर जमींदार? बिल्कुल नहीं। क्या सफाई कर्मी? नहीं। इसका उत्तर क्या है? तो धरती में बीज बोने वाला, धरती में बीज गाड़ने वाला, वह कौन होगा? तो वह होगा, आपके पास यहाँ पर आंसर है, वो है किसान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूत काट कर कपड़ा बुनता है। ए बढ़ई, बी कुम्हार, सी जुलाहा और डी व्यापारी। क्या इसका सटीक उत्तर जाएगा? ए बढ़ई, बी कुम्हार, सी जुलाहा और डी व्यापारी। तो इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल सही जवाब कि सूत काटने का संबंध जिससे है वो आंसर अपने पास क्या है? तो जुलाहे से है। तो इसका आंसर जाएगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापूजी से मिलने पहुंचे, मतलब प्रश्न अब ऐसा बनेगा कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना श्रम की महिमा कविता के संदर्भ में गांधी जी से बापूजी से मिलने कौन पहुंचे थे? ए शिक्षक, बी वकील, सी डॉक्टर और डी मुखिया या इंजीनियर, जो भी उसमें ऑप्शन दे। अब ये प्रश्न यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से जाता है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपके पास उत्तर है वो है एक वकील साहब पहुँचते हैं और वकील साहब से कह देते हैं, क्योंकि उस समय अनाज पीस रहे होते हैं, बोले चलो आओ दोनों मिल करके पीसेंगे यहाँ पर। और जैसे ही ये कहते हैं तो थोड़े से शक पका गए, तब फिर वहाँ पर और खिलखिला करके कहते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, चलो अपन दोनों मिल करके पिसते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? वो है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14, बापूजी पूजा के समान मानते थे। ए भाषण देने को, बी श्रम करने को, सी लेख लिखने को और डी घूमने को। ए भाषण देना, बी श्रम करना, सी लेख लिखना, डी घूमना। क्या होगा आंसर? बिल्कुल, भाषण देने में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं, लेख लिखने में नहीं, घूमने में नहीं, श्रम करना। और श्रम जब करो तब इस बात का बिल्कुल माइंड से निकाल दिया करना कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है काम है वो बड़ा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है काम वो छोटा है। ये आपको माइंड से इसमें यहाँ पर निकालना है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, किसान धरती में क्या गाड़ता है? ए पानी, बी बीज, सी खाद और डी हल। अब देखो जब नहीं पड़ी होगी तो 12 बजेगी यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों में, पर ये देखना है कि जब अगर हम इस कविता के संदर्भ में बात करेंगे तब वहाँ पर जिसकी बात होती हुई दिखाई दे रही है वो क्या है। तो इसका फिर सटीक उत्तर अपने पास क्या जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। इसका आंसर अपने पास है वो है इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अनाज से क्या चुनते थे? ए रेत, बी कंकड़, सी मिट्टी, डी पत्ते। अब चारों ऑप्शन कितने शानदार हैं, मतलब कविता का पाठ आपके जहन में होना चाहिए। तो आंसर आता है यस, बिल्कुल। यहाँ पर उसमें जो बताया गया है वो क्या है इसमें? तो यहाँ पर आंसर है, कामता प्रसाद ने बताया कि इसका आंसर कंकड़, बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर है वो है अपने पास यहाँ पर बी। पॉइंट, गांधी जी को कैसा काम करना पसंद था? ए लापरवाही से करते थे, बी सफाई से करते थे, सी वो जल्दबाजी से काम किया करते थे और डी वो किसी से करवाते थे। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे काम खुद ही स्वावलंबन आत्मलंबन की बात की गई है, आलंबन की बात, जल्दबाजी में नहीं, लापरवाही से कोई काम नहीं। उनका जो काम करने का तरीका, जो अंदाज था वो बड़े साफ सफाई के साथ वहाँ पर हर एक काम को किया करते थे। तो उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी किसके जैसा कपास धुनते थे? ए कुम्हार जैसा, नहीं इसका काम वो है ही नहीं। बी लोहार जैसा, नहीं इसका काम है ही नहीं। कविता में किसान की चर्चा है लेकिन बीज गाड़ने से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पर आपके पास की कपास की धुनाई करने की अगर बात आती है तो गांधी जी जो है जिस प्रकार से एक जुलाहा जो बुनकर होता है वो जिस प्रकार से कपास को धुनता है उसी प्रकार से यहाँ पर गांधी जी भी धुनते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो ये है इसमें यहाँ पर सी, है ना। अगला पॉइंट, इसलिए यह बड़ा और यह छोटा, इसलिए यह बड़ा और यह छोटा पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इट मीन्स भवानी प्रसाद मिश्र का क्या आशय है? ए व्यक्ति के कपड़ों से उसका कद छोटा बड़ा होता है, बी व्यक्ति अपने काम से बड़ा छोटा होता है, सी हर व्यक्ति जन्म से बड़ा या छोटा होता है, डी अमीर व्यक्ति ही बड़ा होता है। कविता में इसकी चर्चा नहीं है,
इसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है कि हर व्यक्ति जन्म से बड़ा और छोटा होता है, व्यक्ति के कपड़ों से उसका कद छोटा बड़ा होता है, इसकी चर्चा भी नहीं है। व्यक्ति अपने काम से बड़ा छोटा होता है, ये जो है लोग मान लिया करते हैं। जबकि यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र ने यह बताने का प्रयास किया कि श्रम होता है, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। तो इस पंक्ति का सीधा सीधा मीनिंग जो आपके उसमें वहां पर लिखा हुआ है उसी सेंस में जाएगा। उत्तर क्या है? तो आंसर अपने पास है यहां पर बी। नेक्स्ट 20, गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं क्यों करते थे? ए, क्योंकि वे दूसरों पर भरोसा नहीं करते थे। बी, क्योंकि वे श्रम को ईश्वर की पूजा मानते थे। सी, क्योंकि उनके पास नौकर नहीं थे, क्योंकि वे गरीबों के साथ रहना चाहते थे। ये इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि वे श्रम को ईश्वर की पूजा मानते थे कि जिस प्रकार से आप अपना पूजा पाठ में समय लगाते हो, इसी प्रकार से यदि आप अपने काम सारे खुद कर रहे हो तो वो भी ईश्वर की पूजा के समान ही है ना। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो ये है इसका उत्तर यहाँ पर बी, क्योंकि वे श्रम को ईश्वर की पूजा मानते थे। 21, ऐसे थे गांधी जी। ऐसे थे गांधी जी पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? गांधी जी केवल भाषण देते थे? नहीं, चर्चा नहीं है। गांधी जी धन कमाने में विश्वास रखते थे? नहीं। गांधी जी दूसरों से काम करवाते थे? नहीं। गांधी जी सेवा और श्रम में विश्वास रखते थे? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है अपने पास यहाँ पर बी, है ना। इसका आंसर अपने पास क्या है? तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने सेवा के कार्य को ईश्वरीय क्यों माना? अच्छा प्रश्न है। गांधी जी ने सेवा के कार्य को ईश्वरीय कार्य क्यों माना? ए, क्योंकि सेवा में समर्पण, त्याग और निष्ठा होती है, क्योंकि सेवा करने से धन मिलता है, क्योंकि सेवा करने से प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि सेवा करना आसान काम है। तो यहां पर जिसकी जिक्र है वो है क्योंकि सेवा में समर्पण, सेवा में त्याग और निष्ठा होता है। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? तो आंसर इसमें है वो है इसमें यहां पर ए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ए, केवल बड़े कार्य करने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर श्रम की महिमा कविता की जब बात करते हैं तो इस प्रकार का बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं, केवल बड़े कार्य करने चाहिए, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र ने पंक्तियों की सहायता से क्रॉस कर दिया कि कोई भी काम मेरा लाला बड़ा नहीं होता, कोई भी काम मेरा लाला छोटा नहीं होता, है ना। फिर यहाँ पर सभी कार्य अपने हाथों से करने चाहिए। आंसर है यस, कोई सा भी काम हो, हमें हमारा आत्मलंबन स्वावलंबन की बात वहाँ पर की गई है। श्रम केवल गरीबों का काम है, सेवा का कोई महत्व नहीं होता, इस प्रकार से इसमें चर्चाएं नहीं है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी छोटे से छोटे कार्य को भी महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? क्योंकि छोटे कार्य करने से बड़ा पद मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोटे कार्य से ही बड़े कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि छोटे कार्य आसान होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहते थे कि वे भी काम करते हैं। दिखावे के पीछे का कोई उनका वहाँ पर लॉजिक नहीं था। आमतौर पर छोटे कार्य से ही बड़े कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यदि जैसे अगर आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम छोटा है, नहीं, अरे बेटा पहले इस छोटे काम को तो कर ले, फिर उसके बाद में तो बड़े काम को भी इतना धुआंधार तरीके से मारेगा कि तेरे को विश्वास भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हर एक पहली सीढ़ी जो है वो छोटी है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे की तरफ जाओगे तो सीढ़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन क्रॉस तो करते हो ना। उसी प्रकार से यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी। तो उत्तर क्या जाएगा? तो उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस प्रकार के कार्य स्वयं करते थे? केवल खेती से जुड़े कार्य? नहीं। आश्रम के सभी छोटे बड़े कार्य? केवल घर की सफाई? नहीं। केवल सूत काटना? नहीं। आश्रम के जितने भी उनके वहां पर चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सभी कामों को वो करते थे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर अपने पास है यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार सच्ची सेवा क्या है? केवल अपने परिवार की मदद करना? केवल गरीबों की सहायता करना? बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना? सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यहाँ पर बबलू और संतोष आदि ने जो है करण ने इसका उत्तर दिया है कि बिना किसी
स्वार्थ के सेवा करना, है ना। तो आंसर अपने पास यहां पर क्या है, इसका आंसर है तो वो है सी। नेक्स्ट पॉइंट, सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई। सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई पंक्ति से कवि का, इट मीन्स भवानी प्रसाद मिश्र का क्या आशय है? ए, सेवा का कोई महत्व नहीं होता। बी, सेवा में किया गया हर कार्य ईश्वर के समान होता है। सी, केवल बड़े कार्य ही सेवा माने जाते हैं। डी, सेवा करने से धन मिलता है। सेवा में किया गया हर कार्य ईश्वर के समान होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, इसका उत्तर जाएगा वो है इसमें यहाँ पर बी, है ना। तो उत्तर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट पॉइंट 28, एक आदमी घड़ी बनाता। अच्छा पॉइंट है। जैसे एक आध प्रश्न तो ऐसा भी आ जाएगा कि ये पंक्ति किस कविताएं से उठा गई है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा। जो चप्पल बनाने वाला है छोटा, जो घड़ी बनाता है वो बड़ा। इसमें क्या बल? इन पंक्तियों का सही अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न यदि यहाँ पर लेना चाहोगे तो कह देंगे कि ये पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई है, तब वहाँ पर आपने को कहना पड़ेगा कि श्रम की महिमा की है। फिर यहाँ पर कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो उत्तर जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। घड़ी बनाने वाला व्यक्ति अधिक धन सम्मान का हकदार होता है, बिल्कुल नहीं। चप्पल बनाने वाला व्यक्ति छोटा होता है, बिल्कुल नहीं। सभी कार्य, सभी श्रम, सभी कार्य कैसे होते हैं? उत्तर आया कि समान होते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। पूरे पाठ में आपको यही बात समझाई गई है। केवल अमीर लोगों का कार्य महत्वपूर्ण होता है, तो आंसर आता है यहाँ पर नहीं। तो उत्तर जाएगा क्या, तो सभी कार्य समान होते हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है, तो आंसर है इसमें यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के लिए श्रम का क्या महत्व था? श्रम केवल गरीबों का कार्य था। श्रम को गांधी जी ईश्वर की पूजा मानते थे। श्रम केवल धन कमाने का साधन था। श्रम का जो काम है वो समय की बर्बादी करता है। बिल्कुल, अब प्रश्न इतनी बार आपके पास माइंड में अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर में आ चुका है कि आपको उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। श्रम को गांधी जी ईश्वर की पूजा, श्रम को गांधी जी ईश्वर की पूजा मानते थे। तो उत्तर क्या जाएगा इसका, बी। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है यहाँ पर बी, है ना। फिर आगे, गांधी जी के विचारों के अनुसार सच्ची सेवा क्या है? केवल अपनी परिवार की देखभाल करना, केवल धनवान लोगों की सेवा करना, बिना किसी भेदभाव की सभी की सेवा करना। डी, सेवा करने इसके बदले कुछ प्राप्त करना। आंसर है यहाँ पर नहीं, बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवाएं करते रहना, ये जो है सच्ची सेवा के रूप में इसको इंटरप्रेट किया गया है। फिर अगला, इस कविता इट मीन श्रम की महिमा कविता में किसके महत्व को दर्शाया गया है? अब देखो, क्या ऐसे प्रश्न आते हैं? हाँ, अगर हम पिछले ट्रेंड को अगर इसके एनालिसिस करें और पाते हैं तो देखते हैं तो बिल्कुल इसमें इस प्रकार के प्रश्नों का हाईलाइटेशन है उसमें, है ना। तब यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? क्या ये धन का, ज्ञान का, शक्ति का? नहीं, आंसर है इसमें, चूंकि पाठ में ही लिखा है इसलिए फिर इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आंसर है यहाँ पर बी, श्रम के महत्व की चर्चा की गई है। फिर आगे, श्रमिक किन किन कार्यों में संलग्न रहते हैं? केवल घड़ी बनाने में, केवल चप्पल बनाने में, गाड़ी रिपेयरिंग में, घड़ी बनाने में, चप्पल बनाने में, नाली साफ करने में, सड़कों को साफ करने में, आदि सभी कामों में। तो आंसर आता है कि हाँ। तो श्रम की महिमा कविता के संदर्भ में ये जो काम है वो सब यहाँ पर श्रमिकों के संदर्भ में कहीं ना कहीं डिफाइन होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अगला, हम आम तौर पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा किस आधार पर मानते हैं? ए, उसके काम के आधार पर, बी, उसकी उम्र के आधार पर, सी, उनके कपड़ों के आधार पर, और डी, उसकी ऊंचाई के आधार पर। अब देखो, प्रश्न यहाँ ऐसा है कि श्रम की महिमा कविता के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार आमतौर पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा किस आधार पर मानते हो? तो यहाँ पर उम्र की चर्चा नहीं है, उसके कपड़ों की चर्चा नहीं है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की चर्चा नहीं है। जिसकी चर्चा है वो है उसका श्रम और उसके काम। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा कि उसके काम के आधार पर उसे छोटा और बड़ा हम मानने का प्रयास करते हैं, जो कि हमको नहीं मानना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी अपने आश्रम में
कौन कौन से कार्य स्वयं करते थे? केवल उपदेश देना, केवल पढ़ाई करना, केवल राजनीति करना? नहीं। इस पाठ में अब देखो प्रश्न यहाँ पर ऐसा आ सकता है कि जो कविता में महात्मा गांधी जी के कौन कौन से काम गिनाए गए हैं, उन कामों की जानकारी अपने को होनी चाहिए। सूत काटने का, कपड़े बुनने का, चक्की पीसने का, अनाज से कंकड़ चुनने का और शौचालय साफ करने का। तो आंसर आता है कि हाँ, ये सारे ही प्रकार के काम जो है इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं या हाइलाइटेशन में है ना। तो ये श्रम की महिमा का जो पार्ट है, उस पार्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि अब आपको यहाँ पर इस पार्ट का जो प्रेशर दबाव जा रहा था वो बिल्कुल कम हो रहा होगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ इस पार्ट को यहीं विराम देते हैं। अगले पार्ट के साथ फिर इसमें मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।